हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी ने मुझसे कहा कि सर क्लैट के सिलेबस के विषय में प्रॉपर डिस्कस किया जाए। ठीक है, देखो एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें सिलेबस को अच्छे से क्रैक करना होता है और एग्ज़ाम के पहले ही सीढ़ी होती है या फिर कहें कि वो एग्ज़ाम तक पहुँचाने वाली हमारी लास्ट स्टेप भी है ना, स्टेयर्स भी कह सकते हैं। तो पहले तो सिलेबस को बहुत बारीक से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, इस वीडियो में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से बताऊंगा और साथ ही साथ बुक्स भी आपको बताऊंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और करना क्या है उस पर भी वीडियो होगी और आपको शायद जल्दी मैं एक स्ट्रेटजी भी दे दूं कि कैसे क्लैट आप खुद से पढ़ के निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक 30 है ना, हमारे पास एक 33 फार्मूला है, तो उस फार्मूला को हम लोग डिस्कस भी करेंगे इससे अगली वाली वीडियो में, क्योंकि आज सिलेबस को मैं बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एवरीवन इज़ रेडी? चलो, मुझे आशा है सभी लोग तैयार हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। देखो, जैसा कि इसमें लिखा है कि 2023 के लिए पहले तो ध्यान दो, 2 आवर्स में, है ना, कितने 150 मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मतलब 120 मिनट 150 क्वेश्चंस। ठीक है, ये इतने मिनट मिलेंगे आपको, 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है? तो मतलब अगर हम लोग कैलकुलेट करें, हमें क्या है 40 सेकेंड से लेकर 50 सेकेंड तक एक सवाल के मिल रहे हैं, इतने टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल देखो इसमें सेक्शंस जो पूछे जाएंगे ज़रा ध्यान देना, उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो इंग्लिश लैंग्वेज बुक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, सेपरेट बुक के विषय में बात करेंगे और फिलहाल अभी कंबाइंड बुक के विषय में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर्स, करंट प्लस जीके और जीएस। चलो जीएस भी लिख लो। लीगल रीजनिंग, है ना, लीगल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा लीगल रीजनिंग में आता क्या है ना। और चौथा है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। और लास्ट वाला है आपका मैथ, है ना, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं ना, एप्टीट्यूड, या फिर हम लोग मैथ कह लें। तो ये आपके सेक्शंस हैं। और जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी पहली बार भरा है और या इससे भी पहले भर चुके हैं, एक बार वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लेंगे जो इससे पहले क्लैट के विषय में अपलोड हुई है, जिसमें बहुत बारीक से सारी चीज़ें बताई हैं। आपको क्लैट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उन सब पर बात हुई है। ठीक है, कौन बच्चे करें कौन बच्चे ना करें, मैंने उसके भी बहुत सारे आयाम, बहुत सारे डायमेंशंस डिस्कस किए हैं, उसको आप जाकर देखें। बाकी उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है ना, जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो अभी जो बच्चे पुराने हैं वो तो दे चुके हैं एक बार, अगर 2 बार पेपर तो ठीक है। और देखो क्लैट में ऐसी कोई कोचिंग्स नहीं है जो आपको बहुत ही मिनिमाइज रेट में पढ़ाती हों। मुझे तो ये पता है भाई कि ऑफलाइन कोचिंगें जो होती हैं वो लाख रुपए, 1,20,000 रुपये तक की ऑफलाइन फीसें लेती हैं। जो ऑनलाइन है वो भी 40,000 42,000 रुपये आपको पे करवाती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना फ़ीस पे नहीं कर सकते। ठीक है, वो लोग खुद से भी कर सकते हैं और मैं जितना गाइड कर सकता हूँ उतना गाइड ज़रूर करूँगा। और एक फार्मूला भी आपको दूंगा, जो वो फार्मूला अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। देखो क्लैट की सबसे बेहतरीन बात क्या है ना, ये पैसेज में आते हैं सारे सवाल। क्या है? पैसेज। आज हम लोग सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे, बाकी बातें कल करेंगे। देखो पैसेज के रूप में आपसे ये 450 वर्ड का पैसेज होगा और पैसेज से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मतलब पैसेज में बहुत सारी बातें दी रहेंगी और पैसेज से सवाल बनेंगे। जैसे आप इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में करते हो, थोड़ा सा हटके इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में आपको सवाल इंग्लिश के पैसेज से मिल जाता है, लेकिन इसमें जो है पैसेज से नहीं, उसकी थोड़ी सी मीनिंग में जानी पड़ती है ना। क्लियर है? तो इंग्लिश में पढ़ना क्या है, इंग्लिश में जो सेक्शंस हैं आपको अनसीन पैसेज भी आते हैं। बाकी इसमें से आपको फिल करना होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑडियम फ्रेजेस, सिंटोनिम्स, एनोनिम्स, है ना, मिसफेल्ट, ये सब सवाल इसमें पैसेज के रूप में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत बड़ा आप 12th स्टैंडर्ड का, है ना, 12वीं में जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड है वही आपसे पूछा जाएगा, है ना।
आपको इसको लगभग 5 से 7 मिनट में पढ़ के सवाल देना, मतलब इनका पर्पज़ ये होता है कि आप उसको पढ़ के समझ पाएँ और उसको सवाल दे, उससे जवाब दे पाएँ, है ना। ठीक, तो एक कंक्लूजन के रूप में पूछा जाता है, है ना। कंक्लूजन समझते हैं कि सवाल दी, एक पैसेज दिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बन रही, ठीक, आ रही बात समझ में। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपसे चेक करते हैं कि आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। चलो आगे क्या है भाई, दूसरा सेक्शन जो है हम लोग करंट की कह रहे हैं। तो करंट में भी आपका जो सवाल बनता है ये भी पैसेज वाइज ही बनता है। पैसेज में कितने, ये 450 वर्ड के 450 शब्दों का पूरा पैसेज बनता है। उस पैसेज में सवाल होते हैं, उसको वही विदिन हम लोग 5-6 मिनट में पढ़ेंगे और उसको जवाब देंगे, ठीक है। तो जनरली ये इवेंट पर ध्यान देना पड़ता है। करंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना। अभी डेली करंट पढ़ते रहो, बहुत ज़रूरी हो तो न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है। बाकी मैं डिस्कस करूँगा स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, सारे सीरीज में सवाल होंगे, पैसेज से ही सवाल बन जाएंगे, पैसेज से सवाल जो बनेंगे पैसेज पढ़कर उसका जवाब देना होता है। तो बहुत सारे जो इवेंट होते हैं जो आपको पढ़ना है, उन्होंने बता रखा है कि बता रहे इवेंट जो इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उसको पढ़ना, भारत और विश्व में जो इवेंट्स होते हैं, और आर्ट और कल्चर से जो इवेंट होते हैं, और इंटरनेशनल अफेयर्स से जो भी संबंध बनते हैं भारत के, या जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनसे संबंधित तो अगर कोई न्यूज है तो, और साथ साथ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, या कोई भी जैसे शून्य सभ्यता के विषय में कुछ नई जानकारी होगी, कोई खोज हो गया है ना, तो उस केस में अगर कोई फैक्ट छपता है, मतलब करंट में कोई बात आती है, तो उस बात को भी आपको ठीक से पढ़ना। तो इतना उन्होंने डिफाइन किया अपने सिलेबस में, क्लियर है। हालांकि इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको नोट डाउन कर लेंगे। अदरवाइज इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एटलीस्ट ये समझ पाएंगे कि मुझे क्या करना है, और मैं आपको समझाता चल रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी, ठीक है। करंट का जो मुद्दा है आप सॉल्व करके ले गए, आगे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, है ना। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। अच्छा देखो, लॉजिकल रीजनिंग में पूछेगा क्या, आपके मन में सवाल है। चलो देखो, इसमें भी पैसेज ही बेस होंगे, पूरा पैसेज होगा, उस पैसेज में लगभग यही 450 वर्ड, और उससे सवाल बनेंगे। ये किससे होगा, सिचुएशन एंड सिनेरियो से होगा, इन्वॉल्विंग लीगल मैटर। देखो जैसे आपने वो प्रिंसिपल बेस्ड सवाल पढ़े हैं, मुझे याद बताओ, जैसे कि आपने पढ़ा कि एक प्रिंसिपल है, लॉजिक है ना, लीगल प्रिंसिपल है, फिर फैक्ट है, फिर जवाब देना पड़ता है। इस तरह के सवाल पढ़े सभी लोगों ने, नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें मैंने BHU के पेपर हल करवाए हैं, वहाँ आप देख सकते हो, है ना। पूरा अलग अलग है, बाकी आप ये समझ सकते हो, है ना, क्योंकि उसमें BHU BLLB के और LLB के दोनों पेपर करवाए गए 2021 के, तो उसमें ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं, ठीक। आ रही बात समझ में। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको पहले से कोई नॉलेज ज़रूरी है, ऐसे सवालों में कोई नॉलेज ज़रूरी नहीं होता, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई ये इस रूल के हिसाब से ये फैक्ट सही है कि नहीं, बस। आ रही बात समझ में। सिर्फ हमें अपना अंडरस्टैंडिंग वहाँ दिखानी पड़ती। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस पहले से करके जाओ तो क्या दिक्कत है। मान लो हमें पहले कोई नॉलेज ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस करके जाएंगे, मोर कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक। आगे सब इस बात को लीगल रीजनिंग, सॉरी ये लीगल रीजनिंग था ना, ये कौन सा था, लीगल, लॉजिकल नहीं, लीगल रीजनिंग की बात हम लोग कर रहे थे। लीगल रीजनिंग में बहुत ऐसे फैक्ट वाले सवाल बनते हैं लीगल से, है ना। सब लीगल प्रिंसिपल होता है, फैक्ट होता है, और फिर ये जाके देखो समझ में आओ, लीगल प्रिंसिपल्स, फैक्ट, फिर तुमको बताना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ऐसे सवाल खूब बने, ऐसे ही सवाल आते हैं इसमें, इससे ज़्यादा ऐसे ही बनते हैं, ठीक। अगर आपने लीगल कुछ नहीं पढ़ा तब भी कर ले जाएंगे, लेकिन पढ़ के गए तो बेस्ट है, ठीक। क्या पढ़ना है वो मैं आप बात करूँगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग में इन्होंने पैसेज को घटा दिया है, पैसेज में लगभग 300 वर्ड रहेंगे। आ रही बात समझ में। इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे, बहुत जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, तो इसमें बेसिकली है आर्गूमेंट बेस पर, जो कथन निष्कर्ष होते हैं उस पर सवाल बनता है। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, कथन एंड निष्कर्ष, रीजनिंग पढ़ा है सभी ने। स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट बेस पे बहुत सवाल बनते हैं।
आपका कैलेंडर तो नहीं पूछ सकता, लेकिन मिरर जरूर पूछेगा, घड़ी जरूर पूछ लेगा, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से पूछ लेगा। तो ये सब सवाल जो हैं आपके पूछे जाएंगे। हालांकि मैं इस पर डिस्कस करूँगा। आर्गूमेंट बेस पे पैसेज होंगे, है ना। एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो ये बातें हैं। इसमें कुछ भी ऐसी कहानी दे दिया जाएगा जिसमें आपसे एक लॉजिक पूछा जाएगा कि आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बड़ा नहीं, बस आपको प्रेजेंट माइंड वो चेक करते हैं कि कहीं लॉजिक में आप अच्छा लॉजिक लगा पाते हैं कि नहीं, आपका दिमाग अप्लाई हो पाता है कि नहीं, बस उनका यही होता है। बाकी जो आपने डाटा वगैरह के जो सवाल देखे होंगे जिसमें फिगर्स होते हैं, तो वो फिगर वाले सवाल भी आपको दिखेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? लास्ट है मैथ्स का। अब मैथ्स में कैसे सवाल आते हैं जो हमारा माइंड चेक करें, तो मैथ में भी वही आपको पैसेज के रूप में सवाल पूछे जाएंगे। तो डीआई आपने पढ़ा होगा, जो पाई चार्ट है ना, पाई ग्राफ, ये सब पढ़ा है सभी ने? नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा कौन सी बुक फॉलो करनी है। ठीक है। अभी तो देखो, सबसे पहले इसमें भी क्या करना है भाई, इसमें जो भी टेक्सुअल चीज़ होती हैं, पिक्टोरियल चीज़ हैं, डायग्राम जो हैं, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो हैं, वो सब। अगर डायग्राम पढ़ना है तो भाई तो उसमें आपको समानुपात, अनुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड टाइम, ये सब आपको अच्छे से आता रहना चाहिए क्योंकि उसमें सब यूज हो जाता है। ठीक है। आपको ग्राफ्स वगैरह की रीडिंग वगैरह होनी चाहिए। ग्राफ तो आपने खूब बनाया होगा 9, 10, 11, 12, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। ये सब आपका 10 का होगा। ये स्टैंडर्ड किसका होगा? मैथ का। 10वीं का लेवल का जो मैथ होगा वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में सभी को? इसमें आपको देखो क्या क्या है, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, है ना, और साथ साथ अलजेब्रा। आपने हाई स्कूल की बुक देखी क्या? 10वीं की बुक देखी है, हाई स्कूल की सेम वही रहती है। ठीक, अदरवाइज कोई भी एक बुक होगी उसको भी कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से याद करके, मतलब इसको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, ये वाले सेक्शंस। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के होंगे। ठीक, अब देखो बुक कौन सी पढ़नी है। ठीक है, बुक कौन सी पढ़नी है, ये आप सभी को का सवाल रहता है कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें। तो बुक्स के लिए आप यूनिवर्सल की पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल की आती है, एलआर की आती है ना, एलएस और एलआर करके ऐसे, है ना। तो ये भी है, इसको भी पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो इंडिविजुअल में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंडिविजुअल में बहुत सारी चीज़ें, वैसे बेस्ट बुक में यूनिवर्सल भी है, एलआर भी। यूनिवर्सल अगर आपके पास है उससे कवर करो, तो नई ले लेना। बस यही होता है कि जो नई बुकें अगर पुरानी भी हैं तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एलआर अगर आपके पास ये भी बुक है तब भी आपके काम कर जाएंगे। ठीक, ऐसी कोई बुक हो जिसमें ये सब दिया हो, ये सारे टॉपिक्स, तो नई मत लेना। ठीक है, पुरानी ही काम चल जाएगी। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। और भी क्या चीज़ें करनी है, मैं आपको 33 फार्मूला दिया जाएगा, उस पर ही काम करेंगे। और उस 33 फार्मूलों को आप 1.5 मंथ 2 मंथ जितना भी यूज कर सकते हैं करें, तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। तो पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मुझे उम्मीद भी है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कैसे सवाल बनेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। और आप ये जानना चाहते हैं कि सवाल किससे कितने बनेंगे, किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाएगा, तो इससे पहले क्लैट के अपडेट वाले सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट में क्लैट अपडेट लिखा होगा, उसमें जाना, सर्च करना, उसमें इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर नए हो, कुछ नहीं जानते क्लैट के विषय में, या फिर पुराने भी हो, बहुत चीज़ें नहीं जानते, तो पहले उसको जाकर देखो। उसमें मैंने बहुत चीज़ें आपको बताई भी हैं जो आपको समझ कर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लक्ष्य के तरफ पूरी शिद्दत, पूरे लगन, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी करें। आप पुराने भी हैं तब भी आप इसको अपने मित्रों, जो भी आपके सहपाठी, इनको शेयर करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कुछ चीज़ें दे पाऊँ। ठीक है, तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।